हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए आरटीई 2009 यानी कि आरटीई राइट टू एजुकेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो आप किसी भी स्टेट टेट को ले लीजिए या फिर सी टेट को, आपको यहाँ से हमेशा एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको क्लियर करेंगे। इसकी सारी धाराओं को देखेंगे जिसमें 38 धाराएँ हैं। प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उन सबको देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आप इसको बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम इसमें सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये आरंभ कब हुआ था, तो जो इसका आरंभ हुआ था वो हुआ था 2002 में, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उसकी जो अनुच्छेद 21 है उसमें धारा ए या का को जोड़कर इसका उल्लेख किया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि जो आरटीई 2009 है वो किस संविधान संशोधन के अनुसार हुआ है, तो वो हुआ है 86वें संविधान संशोधन के अनुसार। और इसका जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 21 की धारा का में है। अगर हम बात करें कि ये इसे राज्यसभा में लोकसभा में कब पारित किया गया है, तो 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा में पारित किया गया और 4 जुलाई 2009 को इसे लोकसभा में पारित किया गया। और इसमें राष्ट्रपति जो थी उस समय वो थी प्रतिभा देवी पाटिल, और 26 अगस्त 2009 को उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। 27 अगस्त को इसे भारत के जो राजपत्र या गजट था उसमें प्रकाशित कर दिया गया। और 1 अप्रैल 2010 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आरटीई 2009 लागू कब हुआ था, तो बहुत से लोग 2009 से कंफ्यूज होकर 2009 की डेट लगाते हैं, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। और कहाँ कहाँ लागू हुआ था, तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था। बात करें अगर हम कि सबसे पहला देश कौन सा था और आरटीई लागू करने वाला, तो सबसे पहला देश था नॉर्वे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नॉर्वे होगा, ठीक है। सबसे पहला देश कौन सा था, नॉर्वे। और अगर हम बात करें कि भारत कितनेवा देश है, तो भारत 135वां देश है, यानी कि भारत से पहले 134 देशों ने आरटीई को लागू कर दिया था। और अगर हम बात करें इस अधिनियम में, तो 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं एवं एक अनुसूची है। तो हम इसमें सबको देखेंगे, इसकी सारे धाराओं को भी देखेंगे एक एक करके 1 से 38 तक। इसकी जो एक अनुसूची है उसमें जो प्रावधान है उसको भी देखेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अनुसूची की। तो अनुसूची में जो प्राथमिक स्तर से संबंधित प्रावधान है सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो इन्होंने शिक्षक और छात्र की संख्या रखी है वो 60 छात्रों पर है 2 शिक्षक। 61 से 90 के बीच अगर छात्र हैं तो वहाँ रखे जाएंगे 3 शिक्षक। 90 से 120 के बीच अगर छात्र हैं तो रखे जाएंगे वहाँ 4 शिक्षक, सॉरी। और अगर छात्र 120 से, सॉरी यहाँ पर 120 प्लस होगा, ठीक है। अगर 120 प्लस छात्र हैं तो वहाँ पर रखे जाएंगे 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधान अध्यापक। बात करें अगर हम शिक्षक छात्र अनुपात की प्राइमरी लेवल पर, तो प्राइमरी लेवल पर 150 छात्रों पर है शिक्षक अनुपात 1:30, और 150 छात्रों से अगर अधिक है तो वहाँ पर जो शिक्षक छात्र अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 1:40। ये दोनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। शिक्षक छात्र अनुपात से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो आप देख कर चलिएगा। बात करें अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो है 1:35, और अगर 100 से अधिक छात्र हैं यानी कि 100 प्लस हैं तो वहाँ पर होगा 1 प्रधान अध्यापक, 1 कार्य शिक्षा, 1 स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का शिक्षक, तथा कला की शिक्षा की 1 शिक्षा संविदा पर होंगे, यानी कि कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा कला शिक्षा, इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके 1 शिक्षक संविदा पर रखे जाएंगे। अगर हम बात करें इनमें कार्य दिवस और कार्य घंटों की, तो जो प्राथमिक स्तर पर 1 साल में यानी कि 1 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन स्कूल खुलेगा, यानी कि 200 दिन चाहिए, 200 कार्य दिवस और या फिर 800 घंटे। बात करें अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर पर, सॉरी यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक सत्र होगा यहाँ पर, ठीक है। एक शैक्षणिक सत्र में 1000 कार्य घंटे चाहिए या 220 कार्य दिवस, यानी कि प्राइमरी से उच्च प्राइमरी में 20 कार्य दिवस प्लस हो रहे हैं और 200 कार्य घंटे। बात करें अगर हम प्रतिदिन कार्य की, तो प्राथमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षण कार्य जो होगा वो क्रमशः 4 एवं 4.5 घंटे होगा, यानी कि एक दिन में प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे होगा और उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.5 घंटे।
और जो एक शिक्षक है वो प्रतिदिन लगभग 7.5 घंटे कार्य करेगा। कितना? 7.5 घंटे। एक शिक्षक को प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करना है और सप्ताह में कितना घंटे हो जाएगा? तो 45 घंटे। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो RTE 2009 है उसके अनुसार एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितना कार्य करना है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 घंटे। अब हम बात करेंगे सारी धाराओं की एक एक करके। तो जो धारा 1 है उसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो धारा 1 में बताया गया है क्या? जो अधिनियम है उसका संक्षिप्त नाम यानी कि RTE और उसके लागू होने की तिथि। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस धारा में संविधान का नाम और उसके लागू होने की तिथि का वर्णन है, तो वो है धारा 1 में। बात करें अगर हम धारा 2 की, तो धारा 2 जो है उसमें महत्वपूर्ण शब्दों जैसे बालक, प्रारंभिक शिक्षा इत्यादि की व्याख्या की गई। बालक जैसे हम लोगों की नज़र में सब बालक हैं, लेकिन RTE के अनुसार बालक कौन है? जो 6 से 14 वर्ष का है उसे बालक माना है। 14 वर्ष से अगर प्लस हो रहा है तो वो इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका बालक वही है जो 6 से 14 वर्ष के बीच है। बात करें अगर हम धारा 3 की, तो धारा 3 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का वर्णन है, यानी कि सार्वभौमिक शिक्षा। बात करें अगर हम धारा 4 की, तो धारा 4 में बताया गया है कि उम्र के आधार पर प्रवेश किया जाएगा। जो प्रवेश किया जाएगा वो उम्र के आधार पर किया जाएगा। वो किसमें बताया गया है? तो धारा 4 में। बात करें अगर हम धारा 5 की, तो धारा 5 में बताया गया है कि किसी भी बच्चे को यहाँ पर TC होगा, ठीक है, TC के बिना भी प्रवेश दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा TC लेकर नहीं आया है तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो TC लेकर आए, उसको हम ऐसे भी एडमिशन दे सकते हैं। बात करें अगर हम धारा 6 की, तो धारा 6 में बताया गया है कि 3 वर्षों के अंदर अंदर जो RTE है उसके लागू होने के 3 वर्ष के अंदर अंदर बालक के घर से 1 किलोमीटर तथा 3 किलोमीटर पर क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। यानी कि 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय। बात करें अगर हम धारा 7 की, तो धारा 7 में क्या बताया गया है? तो धारा 7 में बताया गया है जो शिक्षा पर खर्च होगा उसमें केंद्र सरकार कितना खर्च करेगी और राज्य सरकार, इसका अनुपात बताया गया है। तो जो पहले ही अनुपात था वो था 65:35, यानी कि 65% जो खर्च होगा वो देगी केंद्र सरकार और 35% जो खर्च होगा वो देगी राज्य सरकार। लेकिन 2018 से ये चेंज हो गया है, 60% देगी केंद्र सरकार और 40% देगी राज्य सरकार। और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यानी कि जैसे मेघालय, मिजोरम, इधर के जो राज्य हैं उत्तर पूर्वी, तो वहाँ पर जो अनुपात है ये व्यय का, तो वो है 90:10, यानी कि 90% देगी केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। बात करें अगर हम धारा 8 की, तो धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें धारा 9 की, तो धारा 9 में क्या बताया गया है? धारा 9 में, यहाँ धारा होगा, ठीक है, धारा 9 में स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्यों को बताया गया है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी शिक्षा के प्रति क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। धारा 10 में जो है वो माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि अगर हर माता पिता को ये चाहिए कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। बात करें अगर हम धारा 11 की, तो धारा 11 के अंतर्गत विद्यालय पूर्व शिक्षा देने का प्रावधान का वर्णन किया गया है। जैसे आंगनवाड़ी शिक्षा, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं वो घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा देती हैं, तो इसका जो वर्णन किया गया है किसमें किया गया है? धारा 11 में। धारा 12 में निजी विद्यालयों की 25 सीटें SC, ST तथा विकलांगों के लिए आरक्षित करने का वर्णन किया गया है। बात करें अगर हम धारा 9 की, तो धारा 13 की, तो धारा 13 के 2 भाग हैं, A और B। ए पे क्या है? अगर कोई भी प्रधानाध्यापक प्रवेश शुल्क लेता है तो वो जितना प्रवेश शुल्क लेगा उसका 10 गुना जुर्माना उसे भरना होगा। ये किस में है प्रावधान? तो धारा 13 में। बी क्या है? प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार 25,000 तथा बाद में 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा आपके पास एडमिशन लेने आ रहा है, अगर आप उससे एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, कोई प्रवेश परीक्षा करा रहे हैं, तो उसके लिए 25,000 रुपये जुर्माना है पहली बार में। अगर फिर भी नहीं मानते हैं, आप दोबारा कराते हैं, तो आपको जुर्माना कितना हो जाएगा? 50,000। बात करें धारा 14 की, तो इसमें बताया गया है कि बिना आयु प्रमाण पत्र के भी प्रवेश किया जा सकता है। यानी अगर कोई बच्चा आपके पास एडमिशन के लिए आया है, उसके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप उसे परेशान नहीं करेंगे, आप उसको बिना प्रमाण पत्र के भी एडमिशन दे सकते हैं।
धारा 15 में बताया गया है कि निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश किया जा सकता है। जैसे अगर एडमिशन की कोई डेट है फिक्स, अगर कोई बच्चा उससे पहले नहीं आ पाता है, डेट एक्सपायर होने के बाद आता है, तब भी आप उसको एडमिशन देंगे, ये उसका अधिकार है। बात करें अगर हम धारा 16 की, तो धारा 16 में अवरोधन एवं निष्कासन की समस्या पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। अवरोधन और निष्कासन क्या है? जैसे कुछ बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर एक ही क्लास में रह जाते हैं, फेल होते रहते हैं, तो इस समस्या पर रोक का प्रावधान किस में है? तो धारा 16 में। बात करें अगर हम धारा 17 की, तो धारा 17 में शारीरिक एवं मानसिक दंड पर रोक का प्रावधान है, यानी कि कोई भी शिक्षक किसी भी छात्र को मानसिक या शारीरिक दंड नहीं देगा। ये प्रावधान किस में है? तो ये है धारा 17 में। बात करें अगर हम धारा 18 की, तो धारा 18 में बताया गया है कि मान्यता के बिना स्कूल चलाने पर 1 लाख का जुर्माना, और अगर उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं तो आपको हर बार 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बात करें अगर हम धारा 19 की, तो धारा 19 में विद्यालय के मान एवं मानदंड का उल्लेख किया गया है, यानी कि विद्यालय के मान एवं मानदंड से क्या अभिप्राय है, तो हम इसको देखेंगे। तो जो मानदंड में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम देखेंगे सुरक्षित विद्यालय का भवन, यानी कि विद्यालय का भवन सुरक्षित हो, वहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ का भोजन अच्छा मिलता हो, जो मिड डे मील योजना है, और वहाँ पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था हो, खेल के मैदान की व्यवस्था हो, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय हो, और विद्यालय के चारों तरफ दीवारी हो। तो इस सब का वर्णन किस में है? तो इसका वर्णन है धारा 19 में। बात करें हम धारा 20 की, तो इसमें बताया गया है कि अनुसूची में स्वतंत्र अधिकार केंद्र सरकार का होगा, यानी कि जो केंद्र सरकार का अधिकार होगा वो स्वतंत्र होगा। इसमें सॉरी, यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होगा, संशोधन होगा, मिस्टेक हो गया है थोड़ा। धारा 20 में बताया है कि अनुसूची में जो संशोधन का अधिकार होगा वो किसका होगा? तो वो केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धारा 21। तो धारा 21 में है विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा 21 है यहाँ पर, सॉरी वो थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति आपने पढ़ा ही होगा। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 16, जिसमें 12 होते हैं अभिभावक सदस्य, 6 पुरुष और 6 महिलाएं। बात करें हम धारा 22 की, तो इसमें विद्यालय विकास योजना का वर्णन है, और धारा 23 में शिक्षक की योग्यताओं का वर्णन है, जिसमें जैसे हम लोगों की योग्यता जो टीचर्स की होती है वो क्या होती है, टेट सीटेट वगैरह का वर्णन किस में है? तो वो है धारा 22 में, सॉरी धारा 23 में। नेक्स्ट है हमारा धारा 24। धारा 24 में क्या बताया गया है? तो शिक्षकों के कर्तव्यों को बताया गया है। जैसे शिक्षकों के कर्तव्य क्या होते हैं? नियम एवं समय पालन, समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना, सरकारी नीतियों का पालन करना इत्यादि का वर्णन किस में है? तो वो है धारा 24 में। बात करें अगर हम धारा 25 की, तो धारा 25 में किसका वर्णन है? शिक्षक छात्र अनुपात का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है कि शिक्षक छात्र अनुपात का वर्णन किस धारा में है, तो वो है धारा 25 में। नेक्स्ट है हमारा धारा 26। तो धारा 26 में क्या है? विद्यालय हो गए। हाँ, विद्यालय के कुल शिक्षकों का 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रह सकते, यानी कि जितना विद्यालय के कुल शिक्षक हैं, अगर कोई शिक्षक छोड़कर चला जाता है तो 10% से ज़्यादा अगर पद खाली हैं तो उन्हें तुरंत भरा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा धारा 27। तो धारा 27 में बताया गया है कि चुनाव, जनगणना और आपदा राहत के अलावा किसी भी गैर सरकारी कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। तो इसका वर्णन किस में है? धारा 27 में। बात करें हम धारा 28 की, तो इसके तहत सरकारी शिक्षकों के निजी ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट टीचर है वो अपने जो प्राइवेट कोचिंग नहीं पढ़ा सकता। धारा 29 को देखें तो इसमें क्या है? धारा 29 में वर्णन किया गया है, यहाँ पर धारा 29 होगा, ठीक है, धर्म नहीं होगा, कि पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नियमों का उल्लेख किया गया है। मूल्यांकन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जैसे सर्वांगीण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संवैधानिक मूल्यांकन, और इसके साथ साथ जो गतिविधि आधारित शिक्षा है, अभयमुक्त शिक्षा, मातृभाषा द्वारा शिक्षा, तो इस सब का वर्णन किस में किया गया है? तो किया गया है धारा 29 में। बात करें अगर हम धारा 30 की, तो धारा 30 में बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बात करें अगर हम धारा 31 की, तो इसमें क्या है? बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का उल्लेख है वो किस में किया गया है? तो वो किया गया है
धारा 31 में बात करें हम धारा 32 की, तो इसमें बताया गया है कि बच्चों से जुड़ी समस्याओं का अधिकतम 3 माह में निवारण किया जाए, यानी कि अगर बच्चे को कोई समस्या आ रही है तो 3 माह के अंदर अंदर उसका निवारण किया जाए। धारा 33 में बताया गया है कि इसमें जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसके गठन का उल्लेख किस धारा में है, तो धारा 33 में। और जो राज्य सलाहकार परिषद है उसके गठन का उल्लेख किस में है, तो वो है धारा 34 में। बात करें अगर हम धारा 35 की, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया है, हम बता देते हैं आपको। तो धारा 35 में क्या है, तो धारा 35 में केंद्र एवं राज्य सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकती है, यानी कि जो केंद्र एवं राज्य सरकार है वो जो मार्गदर्शन का सिद्धांत है वो जारी कर सकती है कभी भी। बात करें धारा 36 की, तो इसमें बताया गया है कि जुर्माना लगाने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। यदि आप किसी भी छात्र पर या किसी पर भी जुर्माना लगा रहे हैं तो सबसे पहले जो वहाँ का सक्षम अधिकारी है उसकी अनुमति आपको लेनी होगी। बात करें धारा 37 की, तो धारा 37 में बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या सलाहकार परिषद के सदस्य तथा सक्षम अधिकारी पर मुकदमा नहीं किया जा सकता। लास्ट है हमारी धारा 38, और धारा 38 में क्या बताया गया है, धारा 38 में बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार इस अधिनियम में कुछ सुधार कर सकती है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने जितनी भी धाराएं थी, जितने भी प्रावधान थे, इसकी अनुसूची थी या इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हमने उन सबको कवर किया है। अगर आप कोई भी अगर टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।